गए हैं हम, और ये बाल विकास से रिलेटेड होगा, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर ध्यान से देखें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक शेयर जरूर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लाइव देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो धाराएं बनाई गई हैं उनके अनुसार जो है निःशुल्क शिक्षा कैसे लागू किया गया है। तो अनुच्छेद जो उनका 21A है, 21A के अनुसार ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया है। तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, क्रैस्मर से बात कर रहा है कि क्रैस्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? कृष्णकाय, सुडोलकाय, गोलकाय या उपरोक्त सभी। तो क्रैस्मर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्रैस्मर ने कौन से व्यक्तित्व को भागों में वर्गीकृत किया है? तो कृष्णकाय, सुडोलकाय और गोलकाय तीनों प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है कि टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना होता है? टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन करना होता है? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृद्धि का या मूल्यों का। तो टीएटी का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? टीएटी का उद्देश्य जो होता है अभिक्षमता का मापन करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आपको बताना है, अधिगम का, स्मृति का, विप्रेरणा का या सृजनात्मकता का। तो जो संघनन का सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है। संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है। इसमें क्या होता है, जो भी चीज़ें हमारे मस्तिष्क में आती हैं उसको हम उन सूचनाओं का जो संचयन यानी उन सूचनाओं का जब हम लोग प्रयोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या करते हैं? स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात कर रहा है। तो अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, अवलोकन विधि या प्रायोगिकरण विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सा है? तो इसका आंसर आप जल्दी से बताएं सभी लोग। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? आपको बताना है, सामाजिक अधिगम से, व्यवहारवादी अधिगम से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या मनोलैंगिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। और यह सिद्धांत उन्होंने कब दिया था? तो 1963 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1963 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम वक्र में पठार कब बनाता है? जो अधिगम वक्र होता है उसमें पठार कब बनाता है? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण। बताएं इसका आंसर जल्दी से सभी लोग बताएं। अधिगम वक्र में पठार कब बनाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, थकान के कारण। अधिगम वक्र में पठार कब बनाता है? थकान के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? अधिगम की गति के लिए, अधिगम स्थानांतरण के लिए, सृजनात्मकता के लिए या अभिरुचि के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी लोग, फिर मैं आगे करूं। चलिए 8 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अधिगम में आंतरण के लिए। दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलेगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, क्लाउड पिक्चर टेस्ट। जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है वह किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो होता है वो किसके मापन के लिए प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग होता है। और क्लाउड पिक्चर टेस्ट इसमें क्या होता है? यह एक प्रक्षेपी परीक्षण होता है। यह कौन सा परीक्षण होता है? यह एक प्रक्षेपी परीक्षण होता है।
यह एक प्रक्षेपी परीक्षण होता है, यह व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? टीएटी परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण, रैनवे का परीक्षण या ड्रा-एमैन परीक्षण? तो सबसे भिन्न है वो कौन सा है? 16 पीएफ परीक्षण। तो देखिए इसमें सबसे भिन्न जो है वो रैवेन परीक्षण है। देखिए टीएटी, 16 पीएफ और ड्रा-एमैन ये तीनों व्यक्तित्व का मापन करता है, जबकि रैवेन का परीक्षण क्या करता है? अशाब्दिक चीज़ों का मापन करता है, अशाब्दिक शब्दों का परीक्षण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या होगी? 7, 8, 9, 10, 11, 12 की माध्यिका क्या होगी आपको बताना है। तो जल्दी से इसका बताएं आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों डी होगा? क्योंकि जो माध्यिका हम लोग को निकालने का सूत्र होता है n/2 माध्यिका निकालने का सूत्र होता है, जिसमें n क्या होता है? पदों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 पद है, तो 6 पदों की संख्या, तो 6/2, तो ये क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसमें तीसरा पद कौन सा होगा? तो देखिए 1, 2, 3 और 1, 2, 3, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा? 9.5 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में 9.5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है, हेगर्टी ने किया है या स्किनर ने किया है? जल्दी से इसका आंसर बताएं सभी लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने इसका किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन माने जाते हैं? तो उल्फंग कोहलर। कौन माने जाते हैं? कोहलर। इसका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या चिंतन का? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी होगा, संवेग का। पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या कल्पना? तो इसका आंसर बताएं, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? जल्दी से आप इसका बताएं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो देखिए बुद्धिलब्धि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। मानसिक आयु MA अपान वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो मोहन की जो मानसिक आयु कितनी है? 8 वर्ष है, उसकी वास्तविक आयु 5 वर्ष है, गुणे में 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कट के कितना आ जाएगा? ये आपका 20 25 100 और 8 दूना 16 160 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है 160 हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 की कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का नहीं है? कौन सा बुद्धिलब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का स्तर कहलाता है? तो मंद बुद्धि वाले बच्चों का जो बुद्धिलब्धि का स्तर होता है वो कौन सा होता है? 36 से 49 होता है। चलिए देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि जो 70 से 79 होता है वो किसका होता है? तो 70 से 79 जो होता है वो आपका अल्प बुद्धि वाले का होता है, अल्प बुद्धिलब्धि वाले का होता है। 70 से 79 अल्प बुद्धिलब्धि वाले का होता है। जो 50 से कम होता है वो किसका होता है? मंद बुद्धि वाले बच्चों का होता है। और जो 35 से कम होता है, मतलब 35 से कम का तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन टर्मन ने जो बुद्धिलब्धि का प्रकार, ये जो बुद्धिलब्धि है किसने दिया है? तो टर्मन ने दिया है। टर्मन ने दिया है। किसने दिया है? तो टर्मन ने दिया है। और यह कब दिया था? तो 1916 ईस्वी में दिया था, 1916 ईस्वी में दिया था। चलिए ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए रोसार्क इन ब्लॉक टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन में, बुद्धि, अभिरुचि या अभिक्षमता? बताएं इसका आंसर सभी लोग बताएं। रोसार्क इन ब्लॉक टेस्ट किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो होता है यह व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट यह कैसा परीक्षण है? तो यह एक प्रक्षेपी परीक्षण है। कैसा है? प्रक्षेपी परीक्षण है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। शेयर जरूर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? विस्मृति का कारण नहीं है आपको बताना है। तो विस्मृति का कारण सीखने की कमी, स्मरण की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ।
चलिए बताएं, इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने के लिए विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने में व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है क्या कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या संभावना? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए होगा, सांख्यिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो गार्डन ने दिया है, सोनेल ने दिया है, बर्टन हॉल ने दिया है या सिरिल बर्ट ने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिरिल बर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, विश्वसनीयता या अभिक्षमता? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत? तो 22 का आंसर बताएं सभी लोग जल्दी से। 22 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अंतःस्राविक ग्रंथि नहीं है? एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? कौन सा एक अंतःस्राविक ग्रंथि नहीं है की बात कर रहा है? चलिए बताएं, इसका आंसर बताएं सभी लोग। तो इसका लार ग्रंथि जो है यह अंतःस्राविक ग्रंथि नहीं है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था क्या होता है? तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक? तो दूसरी अवस्था जो है वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पहली जो होती है वो ज्ञानेंद्रिय अवस्था होती है, 0 से 6 वर्ष की होती है। चलिए बताइए, 0 से 2 वर्ष पहली होती है। देखिए पहली अवस्था जो होती है संवेदी प्रेरक होती है, संवेदी प्रेरक होती है और संवेदी प्रेरक 0 से 2 वर्ष की होती है। उसके बाद होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह कितना होता है? 2 से 6 वर्ष, 2 से 7 वर्ष होता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाता है, यह कितने वर्ष होता है? 7 से 11 वर्ष का होता है। उसके बाद औपचारिक आ जाता है, औपचारिक तो ये 11 से कितने वर्ष तक होता है? 11 से 14 वर्ष तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल का मैदान या व्यायाम या उपयुक्त सभी? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। बुद्धिलब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? सूत्र कौन सा है? तो बुद्धिलब्धि का गणना तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की थी? ड्यूबी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने या ड्रेवर ने? तो जो चिंतनशील सोच की चर्चा की थी वो किसने किया था? जॉन ड्यूबी ने किया था। सभी लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करते रहें। देखिए आगमनात्मक तत्व के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण या कल्पना? चलिए इसका आंसर बताएं सभी लोग। तो इसमें जो है कल्पना शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीखी गई जो बात है उसको धारण करने, पुनः स्मरण करने में जो असफलता उसे होती है उसे क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं, स्मरण, धारणा या चिंतन? तो जो सीखी गई बात है उसको धारण करने और पुनः स्मरण करने की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? में अगर असफल हो जाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्मरण करते हैं। मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों तथा जन्मजात प्रजाति में या कलाकारों में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भाई मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है सभी लोगों में पाई जाती है। हंसना, बोलना, रोना, पैर पटकना, ये क्या है? ये सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी होगा। दोस्तों लाइक शेयर जरूर करते रहें, सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। और मानव जाति होता है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्ति तो विभिन्नता के जो निर्धारक तत्व होते हैं उसमें मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण में अंतर, अनुवांशिकता में अंतर, अनुवांशिकता और पर्यावरण में अंतःक्रिया या उपयुक्त सभी? तो ये पंजाब टेट 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताएं सभी लोग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण में अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संक्षिप्त रूप से PSRN जो एक विकास से संबंधित है या किसकी व्याख्या करता है? समस्या हल, तार्किक या आंकिक क्षमता का? समस्या हल संबंध या आर्किक क्षमता का? बौद्धिक क्षमता, तार्किक या आंकिक क्षमता का? या बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान का? तो चलिए इसका आंसर जो बताएं। इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। P का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। S का मतलब क्या होता है? बताएं सभी लोग।
P से प्रॉब्लम, S से सॉल्विंग, R से होता है रीजनिंग और N से होता है न्यूमेरेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाइगोत्स्की से बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा था? यह सांस्कृतिक और आनुवंशिकी कारण के होता है, यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक संक्रियात्मक का उत्पाद है, या यह समावेशन और समायोजन के परिणाम स्वरूप होता है। तो जो वाइगोत्स्की ने कहा था वो क्या कहा था कि यह एक सामाजिक अंतरक्रिया के कारण होता है। वाइगोत्स्की जो संबंधित होता है किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की जो है सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है। सामाजिक सिद्धांत से संबंधित है वाइगोत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर की बात कर रहा है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी, भावात्मक संबंधी, अंतर्वैयक्तिक या भाषा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो भावनात्मक संबंधित जो भी बुद्धि है उसका गार्डनर ने प्रयोग नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्तीकरण और तार्किक क्षमता का नाम बुद्धि है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के कौन से चरण से संबंधित होता है? तो सेंसरी मोटर, तांत्रिक अवस्था, प्रारंभिक संचलन की क्रिया, मूर्त संचालन की क्रिया, या औपचारिक संक्रियात्मक की क्रिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, मूर्त संचालन की क्रिया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।